अब क्योंकि क्या है, विपक्षी दल कभी कुछ तो करता है नहीं, खाली नाचते रहता है। भाजपा के नेताओं का विकास हुआ या जनता का विकास हुआ? कि मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए रैली रख ली खुद को धन्यवाद कहने के लिए हल्द्वानी में? नहीं नहीं नहीं, ये नमस्कार, प्रणाम उत्तराखंड। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है पगडंडी में। छोटे छोटे रास्तों से निकलकर आज हम मुख्याली चौराहे पे मौजूद हैं। हल्द्वानी का एक चौराहा जो हल्द्वानी को एक नई ताजगी देता है, एक नई उमंग, नई आशा के साथ लोग रोज यहाँ से निकलते हैं ताकि कुछ अच्छा हो, कुछ सुलभ हो। और इसी चर्चा में आज हमारे साथ मॉर्निंग विथ यू के इस एपिसोड पर मौजूद रहने वाले हैं शंकर कोरंगा जी, पूर्व भाजयुमो के महामंत्री हैं। तो स्वागत है आपका बहुत। नमस्कार। और हल्द्वानी की इस पावन धरती पर हम सब लोगों के साथ मिलना जुलना जो रहता है, उसकी शुरुआत के साथ आपको मेरा सादर प्रणाम जी। मॉर्निंग विद यू इसका मतलब है कि सुबह की यात्राओं के दौरान हम कुछ विशेष लोगों के साथ मौजूद रहते हैं जो समाज के लिए, हमारे शहर के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया। और यही अगर हम कहें कि यही आम जनमानस की जिंदगी है कि सुबह उठे और निकल गए वॉक में, कुछ अच्छी सी बातें हों, कुछ ऐसी बातें हों जो सार्थक हों। तो फिलहाल एक जो आज अच्छी बात है भाजपा के लिए, आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं जी, तो आज जो हमारी बातें रहेंगी वो भाजपा के इर्द गिर्द घूमेंगी, आपके आसपास घूमेंगी। तो एक साल आज पूरा कार्यकाल को हो गया है जी जी, तो लगता है कि एक साल में प्रगति हुई? जी, निश्चित तौर पर हुई है। माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और इस प्रदेश के युवा, ऊर्जावान और सबके चहेते और सबके दिलों में जिसको कह सकते हैं राज करने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के इस एक साल के कार्यकाल को हमने एक बेमिसाल, एक मिसाल कहा है। देखिए, साल भर के जो कार्यकाल हुआ है इसी वर्तमान, वैसे तो बहुत सारे काम हुए हैं प्रदेश के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण जो अभी पूरे प्रदेश के अंदर जिसके लिए युवाओं ने आभार जताया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, नकल अध्यादेश। इतना सख्त कानून बनाया है, पूरे देश में सबसे बड़ा नकल कानून उत्तराखंड के अंदर बना। सीधे अपराधियों को जेल डालने की बात हुई। कानून बनते हुए बहुत देर भी हो गई? नहीं, देर नहीं हुई। कानून तो देखिए, समय होता है हर चीज का, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया और उसको ये देखिए ना, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी की दिशा में हम लेने की सोचते हैं। हर आदमी का, हर युवा का एक सपना होता है। अगर हम उसके सपने को चकनाचूर कर दें, एग्जाम होता है, एग्जाम फिर लीक हो जाता है, तो कितना कष्ट होता होगा उस युवा के अंदर। नौजवान पूरी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, पैसा खर्चे करता है, सपना सजाता है। उस सपने को अगर चकनाचूर अगर होता हुआ देखता है सामने, तो उसके अंदर गुस्सा बढ़ता है। नमस्कार। तो हमने ये देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको धरातल में उतारते हुए उन्होंने अपना कहा भी था कि मैं इस प्रदेश को युवाओं का प्रदेश है और महिलाओं बुजुर्गों का सहयोग है, सबका आशीर्वाद है। तो उसको चरितार्थ करते हुए नकल अध्यादेश जो कानून लागू किया, उससे युवाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है। लोग तो कह रहे थे कि युवा भी कह रहे थे, लोग भी कह रहे थे जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये भी सामने आया जी कि मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए रैली रख ली खुद को धन्यवाद कहने के लिए हल्द्वानी में। नहीं नहीं नहीं, ये गलत जानकारी है आपको। ये तो खुद युवाओं ने तैयारी की थी उसकी। आप और ये भी सवाल था कि अगर रखा तो देहरादून क्यों नहीं रखा, हल्द्वानी क्यों रखा? नहीं नहीं, ये सब जगह हो गए युवाओं के। आप उसका, आपकी जानकारी अगर दुरुस्त न हो, पूरे प्रदेश के अंदर रैलियां निकाली गई, युवाओं ने निकाली, उसका कार्यक्रम बना। मुख्यमंत्री जी का आभार जताया लोगों ने। मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि मेरा आभार जताओ, स्वतःस्फूर्त क्रांति थी और
आप उसके पुराना निकाल के देखिए कि सभी जगह हजारों हजार युवा मोटरसाइकिलों से, जनसभाओं के माध्यम से, छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से आभार जता रहा था जी। गलत जानकारी है आपको। बस यही एक पहलू आ रहा था जी कि बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी का आभार जताया नहीं और युवा इकट्ठा हुए। तो ये मेरा सवाल था जी, मुझे लगा कि जनता का सवाल है तो मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं, जनता का ही सवाल है और जनता उसको कर रही है। बहुत बढ़िया बढ़िया, जनता का ही सवाल, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और सवाल पूछना भी चाहिए और उसका निस्तारण भी होना चाहिए। निस्तारण मतलब उसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि वास्तविकता में है क्या। और हुआ यही कि युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो संगठन काम करता है। जब संगठन काम करता है तो कार्यकर्ता काम करते हैं। तो कार्यकर्ता एक यहाँ सामूहिक प्रयास से चीजें होती हैं और सामूहिक प्रयास के नाते ये व्यवस्थाएं बनी और रैलियां निकली। विकास हुआ किसका असल मायने में हम देखिए पहले तो या भाजपा के नेताओं का विकास हुआ या जनता का विकास हुआ? विकास तो जनता का ही होता है। अच्छा विकास माने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य। कहते हैं पुराने एक शब्द होता था रोटी, कपड़ा और मकान। आखिर हमारा जीवन किसके लिए? समाज के लिए। समाज जनता है और जनता का विकास करना हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और समाज का विकास होता है। आप देखिए ना, सड़कें बनती हैं, घर घर तक प्रधानमंत्री जी ने नल योजना लागू की है, कई योजनाएं हैं। तो जनता का विकास तो नेचुरली होता है। अब साल भर के विकास वाले में एक बड़ा दूसरा जो अभी साल भर की उपलब्धि वाले में है धर्मांतरण। देखिए लोग कुछ लोगों को लालच दे करके, डरा करके वो करते थे, उसमें कानून बना दिया। और जो इस प्रदेश के लिए आंदोलनकारी लोग थे उनको 10% क्षैतिज आरक्षण दे दिया और ऐसी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण कर दिया और बेरोजगारों के लिए चिंता की गई। कुल मिलाकर के योजना मतलब बहुत सारे काम हुए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण काम है जो जिसकी कल्पना करता था और उसको साकार करने अभी तो साल भर ही हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको, इस प्रदेश को, और मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि पूरे देश में उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में हम लेके आए और जरूर पूरा होगा। जोशीमठ उतनी बड़ी आपदा आई, उसका तुरंत निस्तारण हुआ और लोग अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। लोगों का काम है लगाते रहना। अब क्योंकि क्या है, विपक्षी दल कभी कुछ तो करता है नहीं, खाली नाचते रहता है सड़कों में। और नाचने का मतलब अनर्गल, कोई मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, खत्म हो गया विपक्ष जी। तो कहने का अर्थ है कि सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है और जो विकास की उनकी सोच है और जो उत्साह से वो लबरेज हमेशा दिखते हैं। 24-24 घंटे, 12-12 घंटे काम करते हैं। आपके कैसे संबंध है? मेरे तो ठीक नहीं, अच्छे संबंध हैं, हमारे बड़े भाई हैं और युवा मोर्चे में हम साथ में रहे। उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मिलता है और सबकी चिंता करने वाले व्यक्ति, सबको स्नेह करने वाले व्यक्ति हैं और उनकी सरलता है, सबको बड़ी सरलता से मिलते भी हैं। और ऐसा नहीं उनसे कोई भी जो है इस प्रकार का कोई कहे कि संबंध खराब है या वो है। उनका अपना एक, नमस्कार, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, मिलना जुलना। अब आप देखिए ना, हमेशा सुबह सुबह वो जहाँ भी वो जाते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री, आप यकीन मानिए, सुबह उठते हैं, मतलब सुबह मुझे लगता है कि 5 बजे उठते हैं, फिर वॉक में जाते हैं। उसके बाद दिन भर की दिनचर्या रहती है। रात के 2 बजे तक भी लगातार काम करते हैं और उससे तो हम लोग सीखते हैं और हमारे लिए तो प्रेरणादायी है। और हमारे तो कहने का ये चाहिए कि हर युवा को उनसे सीख लेनी चाहिए, हर व्यक्ति को उनसे उनकी चीजों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मतलब हम सबके प्रेरणा स्रोत है माननीय धामी जी। युवा मोर्चे में साथ थे तो हमने उनका व्यक्तित्व देखा, काम करने का तरीका देखा। जैसे हमारे माननीय कोश्यारी जी थे। कोश्यारी जी मतलब ये समझ लीजिए, जैसे आज अगर वो पिथौरागढ़ हैं तो शाम को दिल्ली होते थे, दूसरे दिन वो फिर आपको बागेश्वर मिल जाते थे।
दूसरे दिन बागेश्वर होते थे, फिर तीसरे दिन लखनऊ मिल जाते थे। कहने का मतलब है लगातार जनता के बीच में भागना, चलना चलना चलना, तो एक कंटिन्यूटी में रहना। कोश्यारी जी तो अपने आप में उत्तराखंड के लिए एक आदर्श है, उत्तराखंड के लिए नहीं भारत के लिए जी। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने उत्तराखंड की टोपी को महाराष्ट्र तक जो है लेके गए और वहां पर भी मैंने देखा कि बहुत अच्छे काम हुए। फिलहाल अभी वो वापस अपने गृह क्षेत्र में लौट चुके हैं जी। और माना जाता है कि जो धामी जी हैं वो कोश्यारी जी के बहुत करीबी हैं और उनकी जो राजनीतिक जीवन है उनसे बहुत जुड़ा हुआ है। चलो ये तो है एक अलग मुद्दा, एक अलग बात। लेकिन जब हम लौटते हैं अपने नगर में, अपने शहर में, तो शहर की राजनीति में आपका भी एक बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव जो हुए जिसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, उसमें आप भी एक मुख्य दायित्व उस वक्त विधायक पद के लिए निभा रहे थे। लेकिन मेयर साहब को टिकट मिला, मेयर साहब टिकट नहीं जीत पाए, योगेंद्र सिंह रौतेला। तो क्या कमी उस वक्त रह गई भाजपा में, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में सरकार बनती है लेकिन एक प्रमुख शहर में आप चूक जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से हमारे सांसद हैं और ठीक है। एक देखिए हमारा वोट और परसेंटेज बढ़ा जी, और जो पिछली बार की अपेक्षा हमको वोट ज्यादा मिला। और कुछ चीजें होती हैं जिसको मान सकते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। उस फैक्टर के कारण अब इंदिरा जी नहीं रही। तो जहां तक मैं समझता हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, सिंपैथी भी रहती है कुछ लोगों जो दूसरा क्षेत्र है हमारा, जिसको मैं सीधे सीधे नहीं बोलना चाहता हूँ, वहां से वोटिंग ज्यादा होने के कारण। और मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने लगातार क्षेत्र को, इस हल्द्वानी शहर को अच्छी दिशा देने का काम किया। हो सकता है कभी कभी जरूरी नहीं कि हम 70 की 70 सीटें, अब इस समय 47-50 सीटें हम जीत के आए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। वो भी धामी जी के नेतृत्व में। और कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन सीट हम जीतेंगे इतना भरोसा है हमको भविष्य में। प्रयास करते रहना चाहिए। पहले तो लोकसभा में हम 2 ही थे, 2 से हम आज पूर्ण बहुमत की सरकार में है। 2 बार हमारे प्रधानमंत्री जी बने माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो समय लगता है और धीरे धीरे चीजें परिवर्तित होती हैं। और निश्चित तौर पर आगे जहां हम कहीं नहीं थे, वहां आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम हैं, अन्य राज्यों में हम हैं। तो यानी कि पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में आप 7 सिस्टर जिसको हम कह सकते हैं, जो उधर के राज्य हैं, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये उपलब्धि नहीं है तो क्या है जी। शंकर जी, जमीन की बात करता हूँ, बिल्कुल ग्राउंड की बात करता हूँ, जिस शहर में आप हैं, जिस जगह में आप हैं जी, वहाँ पर युवाओं में आपका एक अच्छा प्रभाव है जी। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों को सुना जाता है, आप उनमें से हैं। तो मुझे बताइए कि नशा इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आपने अभियान भी चलाए, जी जी, इवेंट्स भी किए, लोगों को जागरूक भी किया, लेकिन असर जो है वो क्या लगता है कि आपको ऐसे कैसे आएगा असर कि आप नशे के खिलाफ उतर रहे हैं और एकदम से यूथ आपके साथ जुड़ रहा है और वो अभियान बिल्कुल निरंतर चलते जा रहा है, वो रुके ना, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, जैसी मैंने ये कार्यक्रम लिया और मैंने एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में ये कार्यक्रम किया और कम से कम 7-8 हजार 10 हजार युवाओं का मेरा लक्ष्य था। 7-8 हजार लोग साक्षी थे उस इवेंट। हाँ, तो उसमें लोग जुड़े, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने उसको देखा। मेरा मकसद ये है कि मैं इसको राजनीति से इतर अलग समझता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि यूथ के साथ मेरा इंटरेक्शन अच्छा रहता है। और चाहे वो छात्र संघ के पदाधिकारी हो, चाहे वो हर प्रकार का नया युवा हो, वो मेरे से जुड़ता है जी, मिलता है, उनकी चीजों को मैं समझने की कोशिश करता हूँ और उनका निस्तारण भी करने की कोशिश करता हूँ। प्रेम करते ही मेरा सौभाग्य है जी। और जनरली हमेशा उन लोगों के बीच में रहता भी हूँ और कहा भी है, पूरे हम खुद यूथ हैं, युवा हैं, और कहा भी है कि भाई किसी भी देश की
क्योंकि भारत का रीढ़ ही युवा है भाई। 70% 80% युवा इस देश में काम कर रहा है। तो जैसे मैंने अपने शब्दों में वहां भी कहा था, मेरा मोटिव ये था कि आज पूरे पहाड़ में, मैं हल्द्वानी में भी जगह जगह देखता हूँ बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। माँ बाप जो है अच्छी अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छे बिजनेसमैन है, उनके बच्चे की दिशाएं गलत हो गई है। माँ बाप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब माँ बाप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको हमारी बच्चों की दिशाहीन हो गए, भटक गए हैं। यानी कि जैसे पेरेंट्स दोनों ड्यूटी चले गए और किसी की नौकरी कहीं है, किसी की नौकरी कहीं है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से उनको जो मैं कह सकता हूँ सीधे सीधे जो नशे को बढ़ाते हैं तस्कर लोग, उन लोगों ने इन पे अपना अटैकिंग करना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि कोई 6 में पढ़ता है, कोई 7 में पढ़ता है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। और लड़कियां और लड़के अलग अलग क्षेत्रों में नशा कर रहे हैं। और वो नशा देखिए, शराब का नशा तो जनरली दिखता है, सिगरेट का नशा सामने दिखता है, इसमें और क्या क्या होता है इसका नशा, ये जो सूंघने वाला जो होता है। और ये जो नशा है, इस नशे से इनका जीवन खत्म हो रहा है। और शराब वाले को तो हम डांट देते हैं, बच्चा एकदम से पी करके नहीं आ सकता है। जो स्मैक है या अन्य हीरोइन है जिसको ये लेते हैं, जिसको ये सूंघते हैं, पाउडर है, इसका पता नहीं चलता है। और इस सड़कों में गिरे हुए रहते हैं इधर उधर। कष्ट होता है, अंदर से मन बहुत दुखी होता है। मन में एक पीड़ा रहती है कि ये हमारा भविष्य है, ये हमारा भारत है, अगर ये लड़खड़ा जाएगा तो देश लड़खड़ा जाएगा। तो वो मेरे अंदर एक पीड़ा का अंदर से महसूस हुआ। उसके मैंने फिर जागरूकता का कार्यक्रम किया है। छात्र संघ के पदाधिकारियों के साथ मिला, लोगों के साथ मिला, इंटरेक्शन किया। और हर आदमी परेशान है नशे से, हर परिवार परेशान है। बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, माँ बाप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और नई ब्रीड ऐसी आ गई है कि किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है। उनको समझाने के लिए, क्योंकि एक जो हमारे जो विदेशी शक्तियां हैं, भारत क्योंकि महाशक्ति के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ है, तो भारत को वैसे नहीं जीता जा सकता। तो नशा जो है बॉर्डर के माध्यम से, अन्य जगहों के माध्यम से भेजा वो मतलब यहाँ हिंदुस्तान भारत के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और ये जो टारगेटेड क्षेत्र हैं, जो गरीब लोग हैं या अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उन सब तक उसको पहुंचाया जा रहा है। ये तो इसका बड़ा लंबा मुझे जो अनुभव होता है, बहुत बड़ी साजिश है। उसको रोकने के लिए हमसे जितना प्रयास हो सकता है हम करते हैं। जैसे हमने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने उसको उसमें डायरेक्ट उसको टच किया। और मतलब पूरे प्रदेश के अंदर सारे जिलों में इसकी कमेटी गठित की, और उस कमेटी को गठित करने के साथ दिशा निर्देश तय किए कि जो भी नशा कर रहा है या जो भी नशा करवा रहा है, उन सबको उसकी मॉनिटरिंग कमेटी गठित की। और उसमें पुलिस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। उसके लिए मंत्रियों ने भी सेमिनार आयोजित किए, विभिन्न विद्यालयों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं नशे के अवेयरनेस के लिए। और आज आप देखिए हर जगह अवेयरनेस का काम हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और खेल के माध्यम से उसको कर रहे हैं। विद्यालयों में जो हमारे छोटे छोटे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें हम जाने का काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इसको बृहद स्तर पे किया जाए। और एक बार अवेयरनेस हो जाए तो कोई भी उस काम को कर सकता है। मेरा कोई ब्रांड नहीं है कि मैं नशे के खिलाफ अभियान में ही चला रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि प्रदेश खुशहाल रहे, युवा खुशहाल रहे। जब युवा खुशहाल तभी होगा जब हम उसको उसके संकट से बाहर निकाल लेंगे। और जरूरी नहीं है कि बच्चा जबरदस्ती करता है, वो कुछ ऐसे परिस्थिति हो जाती है, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं, अकेलापन होता है, अवसाद में होता है, तो ये सब चीजें करने को तैयार हो जाता है। उसको दिशा देने का काम विभिन्न विद्यालयों में, विभिन्न कार्यक्रमों में बोल करके, समझा करके। मैं तो एक अपने भाषण में कहीं कहा था, मैंने कहा 84 लाख यूनिट बाद मनुष्य जीवन मिला है, और ये इसको ऐसे ही व्यर्थ जाने दे रहे हो। भाई जब जन्म दिया उस माँ का कितना कष्ट होता है जो आपको जन्म देती है, उसकी प्रसव पीड़ा को आप महसूस करो। और उसके बाद उसका जो सपना है, आप भारत हो, सपना अगर धराशायी होगा तो फिर क्या होगा। भाई अगर लड़का दशे में रहेगा
न तो शरीर काम कर पाएगा, न शादी करेगा, न बच्चा होंगे, न भारत खड़ा होगा। सीधा उसका अर्थ है। तो इसलिए क्या है कि ये एक बहुत कष्टकारी और पीड़ादायक विषय है। इसको मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए, और मैं तो चाहूंगा भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी इस विषय को रखूं, वो भी इसको ध्यान रखते हैं इन सब चीजों जी। मुख्य बिंदुओं पर बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ से समाज का निर्माण होता है जी, जहाँ से युवा का निर्माण होता है, वहीं से नशे का निर्माण भी होता है। तो खत्म तभी हो सकता है। बिल्कुल जी। नवरात्र का समय है और भक्त मंदिरों में आ रहे हैं, और नहीं, मैं नियमित शिव जी को का विषय है, नियमित शिव जी को जल चढ़ाता हूँ, मेरा अपना नियम है जी। आपको बहुत अच्छा जुकाम लग रहा है। जय हो। जुकाम का हाँ, ये जुकाम का ही समय। कोरोना नहीं गया। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं सतर्क रहो, कोरोना गया नहीं। कोरोना गया नहीं, सतर्क रहना जरूरी, पीएम मोदी। तो रोज सुबह आप पूजा पाठ करने कितने बजे पहुंच जाते हैं? अच्छा, अब थोड़ा यहाँ पर पाठ पढ़ लेंगे दुर्गा जी का। हाँ, दुर्गा जी का पाठ पढ़ लिया। दुर्गा सप्तशती अनुवाद, और नवरात्रि भी चल रहे हैं। नवरात्रि भी चल रहे हैं। आज दूसरी नवरात्रि कल सरस्वती की पूजा हुई, तो आज ब्रह्मचारिणी की होगी। कल चंद्र घंटा हो, परसों स्कंद माता, तो प्रथम सरस्वती, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय स्कंद माता, चतुर्थम कुशल पांडित्य, पंचकम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, षष्ठम महाकालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री नारायणी। सब पूरा हो। 9 देवियों की पूजा हम करते हैं। 9 दुर्गे हुए। हाँ, 9 दुर्गे हुए। पूरे भारत में नवरात्रि मनाते हैं। पूरे भारत में नवरात्रि वहाँ कल यूपी में देखा मैंने, सारे मंदिर सजे हुए हैं। हाँ। और वहाँ तो ये भी है, एक मंदिर में वो मैंने देखा कि वो पैसा भी दे रहे हैं। हाँ, ये भी मुझे भी कह रखा है भाई, मतलब ये करो, सप्तशती पाठ करो, ये सुंदरकांड करो। ये भी मैंने देखा था। तो काम कर रही है बीजेपी? बीजेपी है तो काम कर रही है। बीजेपी शासन उनका है तो काम करेगी। अच्छा। ये जो शासन उनका है तो काम करेगी ना। ये बढ़िया है। बहुत बहुत बधाई आपको नवरात्रि की। तो कोरंगा जी, आजकल आप जो है मुख्यमंत्री साहब के कार्यक्रमों में कम दिखाई दे रहे हैं, नदारत है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मिलते रहता हूँ, वैसे आपसे जाता हूँ कार्यक्रमों का भी वो हो जाता है अकस्मात, कभी कहीं चला गया। अभी बीच में मेरी वो मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी, जब यहाँ कार्यक्रम था तो मेदांता उनको ले गया था। और मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। और मैं तो समझता हूँ कि वो भगवान उनको खूब आशीर्वाद दे। ऐसा व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। ये सौभाग्य इस प्रदेश के लिए। बस माँ से प्रार्थना करते हैं इस नवरात्रि में कि उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उनको एक इतनी शक्ति उनको प्रदान करे कि उनका कोई भी बाल बाका ना कर सके। और उनका विशाल व्यक्तित्व इतना ज़बरदस्त है कि उनका जो निर्मल हृदय है जी, और जनता के बीच में जो एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है, वो मैं चाहता हूँ कि वो 25 से 30 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे जी। ऐसा मेरा सपना है। युवाओं की बहुत बात होती है हमारे वहाँ जी। युवा मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं, युवा प्रदेश भी ये कहते हैं जी। और 2-4 बार तो आपके घर आना भी मेरा हो गया जी जी जी। तो मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की कि जब भी मैं आया हूँ तो वहाँ 15-20 लोग बैठे हुए हैं। यूथ बैठा है, बातें कर रहा है, काम कर रहा है, चीज़ें कर रहा है।
जी। और वहीं दूसरी तरफ आपकी फैमिली भी है, बच्चे भी वहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कार्यकर्ता भी वहीं बैठा है। जी जी जी। भाभी जी भी चाय बना के ला रही हैं, उनको पिला रही हैं। जी जी। और बैठे हैं। तो ये फैमिली और इसके बीच में सामंजस्य हो जाता है, या कभी कभी हो जाता है कि आप तो नेता ही हो और घूमते रहते हो, लोग बुलाते रहते हो, ऐसी वाली बातें होती हैं? नहीं, मैं पिछले काफ़ी समय से राजनीतिक जीवन में हूँ। हाँ और 20-22-25 साल करीबन मुझे काम करते हुए हो गए हैं। हाँ और परिवार भी समझता है कि हाँ इनका जीवन, हाँ क्योंकि मैं पूरा समय मैंने अपने राजनीतिक जीवन को दे दिया है। हाँ और परिवार के लोग भी इस चीज़ को जानते हैं। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, हाँ बच्चे अपने लाइन में पढ़ाई करते हैं, हाँ तो ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस तो होता नहीं है। हाँ। और उनको भी अच्छा लगता है, समाज का काम कर रहे हैं, मिलना जुलना, किसी के वहाँ अतिथि का आना, हाँ। मेहमान का आना, हाँ। अपने आप में बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये तो फैमिली की भी गुडविल्स हैं और आपकी भी, ईश्वर इतना का बढ़िया आशीर्वाद। सामंजस्य है। जी वरना होता क्या है कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई डिमांड होती है अपने परिवार के लिए, चीज़ों के लिए। जी 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 जी। और वो अगर आप समाज को दे दें जी, तो वो भी एक सोचनीय और प्रार्थनीय विषय है। बड़े सबसे मतलब जबरदस्त चीज मुझे ये लगी, हाँ मतलब इस 20 केस पहले के, हाँ कि भाई कोई भी ऐसी भीड़ या कोई भी ऐसे लोग नहीं आए जिन्होंने विरोध किया। जी लोग जो आते हैं उनके हाँ। लिए जनरली मेरी आदत रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखा है, हाँ मैं तुरंत फोन कर देता हूँ। हाँ। किसी भी स्तर का हो, हाँ उस फोन को, दादा ठीक है, उस फोन को क्या है कि मैं इस तरीके से लोगों के काम कर देता हूँ कि होने वाले जो काम हाँ। प्रयास कर लेते हैं, जितनी कोशिश होती है। हाँ और ईश्वर का आशीर्वाद है, मैं आज से नहीं, पहले से ही मेरे अधिकारियों के साथ संपर्क रहे हैं। माननीय कोश्यारी जी के साथ जब मैं था, हाँ। और मेरा शुरू से नेचर रहा, आंदोलनकारी रहे हम लोग, छात्र संघ से रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से रहे हैं, तो हमेशा आगे आने की कोशिश करते हैं, डरते नहीं किसी भी चीज़ के लिए। और भाई सरकार हमारी है, हाँ और सरकार होने के साथ साथ, कार्यकर्ता होने के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि लोगों के काम करें, चाहे किसी भी स्तर का हो, छोटे स्तर का हो, बड़े स्तर का हो, या अन्य प्रकार का। जी। और वो होते हैं, काम करते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जो आदमी उम्मीद से आता है, लोगों को लगता है कि ये इनके माध्यम से ये संभव हो सकता है, कोशिश करते हैं तो हो जाता है। हम किसी भी अधिकारी पे कोई दबाव नहीं बनाते, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाते। कोई अधिकारी जाके कह दे कि शंकर कोरंगा ने मुझे दबाव बनाया, राजनीति छोड़ दूंगा। सबके साथ स्नेहपूर्वक मैं अपना व्यवहार रखता हूँ, कभी कोई दबाव में काम नहीं करता हूँ। हाँ, जहाँ मुझे गलत लगता है मैं जरूर टोकता हूँ जी, चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो। मैंने जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, प्रत्येक जनपद में जहाँ जहाँ तक हरीश रावत जी जाते थे, मैं उनका हमेशा विरोध करता था, काले झंडे दिखा करके। हिम्मत थी हमारे अंदर, हमने किया वो सब। कशिश का हत्याकांड हुआ, मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में हाईवे जाम हो गया था, मैं उसमें धरने में बैठा था, अकेला व्यक्ति। और मेरे ऊपर उस समय के समाचार पत्रों में, और मुझे कहीं एक बॉम्बे से भी फोन आया था कि आपका ये मैगजीन में छपा हुआ है, एक छोटी मैगजीन आती है किताब, मनोहर कहानियों में। तो वो उसमें मैंने कम से कम पूरी पीएसी ने, 15-20 दरोगा थे, हिला नहीं अपनी जगह से, इतने डंडे खाए। पुलिस की मैंने मार खाई है, आंदोलन मैंने किया है। और लगातार माननीय कोश्यारी जी के साथ रहते रहते बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहते रहते हमने व्यवहार सीखा है, मिलना जुलना सीखा है, सरलता सीखी है। और ये सब चीज़ों का एक सामूहिक जो चीज़ निकल के आती है, हमको भी नेतृत्व करने की थोड़ा बहुत ऊर्जा मिलती है जी। वो सीखते हैं हम, और सीखते सीखते हम कर रहे हैं। और राजनीतिक जीवन में सबका लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम भी काम कर रहे हैं, और हर व्यक्ति काम कर रहा है। क्या देखते हैं शंकर कोरंगा भाजपा में खुद को, कहाँ तक देखते हैं? मैं तो एक सिपाही हूँ पार्टी का, कार्यकर्ता हूँ। तो ये पंक्ति हर कोई अगर किसी नहीं, ये है ना, ये है इसीलिए क्योंकि क्योंकि मैं संघ का द्वितीय वर्ष में रहा हूँ, स्वयं सेवक रहा हूँ। तो हमारे वहाँ कहा जाता था, त्वदीयाय कार्याय वद्धा कटी। और संघ की शाखाओं में जब हम जाते थे, मैं मुख्य शिक्षक भी रहा, तो हमको वहाँ चीज़ें सिखाई जाती थी। और व्यक्ति निर्माण का काम संघ की शाखाओं में होता है। और संघ के कारण ही आज पूरे देश में
हमारी विचारधारा पूरे देश में बढ़ी है जी, और उस विचारधारा को बढ़ाने का काम हम लोगों का भी है। हाँ, और हम चाहते हैं कि उस दिशा में हम कुछ कर सकें। हाँ। तो हम तो इंच मात्र भी नहीं कर पाते हैं। एक विकास कार्य मुझे दिख रहा है जी। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग से माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2018 के अंतर्गत जो है 80 लाख के आसपास का शिलान्यास भगत जी ने किया हुआ है। कैबिनेट मंत्री हैं जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला यहाँ पर मौजूद थे। 3 जनवरी 2022 से आज दिनांक 3 जनवरी 2022 दिनांक सोमवार को संपन्न हुआ। ये चौराहा है और ये सौंदर्यीकरण है, दिखाएंगे। हो सकता देर हो गई हो, बारिश हो रही थी इस बीच में। हमारे माननीय मंत्री जी और मेयर साहब काम करते हैं, ऐसा नहीं है, और वो प्रत्येक जगह में जाते हैं। अब ये हो सकता है कि काम चल ही रहा है, बाउंड्री बनी लेकिन गई। काम तो शायद देखिए 3 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ और ये संपन्न हुआ है काम। नहीं, ये शिलान्यास हुआ है ना ये। हाँ। अभी काम नहीं हुआ है। शिलान्यास हुआ है 3 जनवरी को, लिखा है ना ऊपर। अच्छा, आप इसको ऐसे मत लीजिए। अच्छा। हमारी सरकार काम करती है, हमारे मंत्री जी काम करते हैं। लेकिन ये तो मेयर साहब हमारे काम करते हैं। 3 जनवरी 2022 से अगर काम शुरू भी हुआ होगा तो एक लंबा समय है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होता इसमें आ है। रही इसका है। मेजरमेंट होता है, कुछ टेक्निकल दिक्कतें होती हैं, काम तो होता ही है अपने टाइम। हाँ, मैं अपनी बात पर आ रहा था। हाँ, तो हमको जो सिखाया जाता था हाँ, कि भाई राष्ट्र के निर्माण के लिए हाँ, जितना हम योगदान दे सकें हाँ, हम देते ही हैं। हाँ, और हमको दूसरा ये लगता है कि जैसे विद्यार्थी परिषद में हम काम करते हैं। हाँ, तो विद्यार्थी परिषद में क्या है, युवाओं के बीच में काम होता है। हाँ, तो चरित्र निर्माण का काम हाँ, उसमें होता है। संघ की शाखाओं में हमको मानसिक रूप से यानी कि बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। तो वहाँ से हम सीख करके व्यक्तित्व निर्माण के रूप में हम समाज के बीच में काम करते हैं जी। यानी कि आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे महामंत्री संगठन रहे, हाँ, प्रचारक रहे, पूरा जीवन प्रचारक की जीवन व्यतीत किया, तभी तो आज एक एक व्यक्ति के दुख दर्द को समझने का काम कर रहे हो। आप देखिए हर व्यक्ति का उनको ये दर्द पता था, जो महिला रसोई में वो चूल्हा फूंक रही है उसकी आंखों में दर्द होता है, उसको उस धुएं से उसकी बीमारी होती है। हाँ। तो उन्होंने पूरे जो गैस है, हाँ, घर घर तक गैस पहुंचाने का काम किया उज्ज्वला योजना के तहत। हाँ। ऐसे ही उन्होंने हर घर नल योजना में पानी पहुंचाने का काम किया। मैं गाँव में गया हुआ था। हाँ, और दूसरी बात, हाँ, आप इंटीरियर अन्य क्षेत्रों में देखिए, आप मैं इंटीरियर महिलाओं की बात कर रहा हूँ। महिलाएं जो मुझे एक बेचारी गांव की पुरानी रूढ़िवादी महिलाएं थी। मैं रोक रहा हूँ आपको 1 मिनट। हाँ। मैं गांव में गया हुआ था, मैं वो वीडियो क्लिप इसमें चलाऊंगा जरूर। तो वहाँ ये है बागेश्वर का एक सीमांत गांव, कीमू नाम है उस गांव का। तो वहाँ अभी तक ना सड़क है ना बिजली है। यहाँ खुद की बात है, बिजली इस तरीके से आती है जैसे कि कोई मेहमान आता है। नहीं होगा ऐसा नहीं, सोलर एनर्जी से चल रहा है गांव। सड़क की अभी कोई बात वहाँ पर ऐसे में खासा तो देखा नहीं था। तो वहाँ पर वो सिलेंडर बोले कि 900 रुपये का तो सिलेंडर है और 900 रुपये हमें ढलाई पड़ जाती है। 1800 का सिलेंडर उनके गांव तक पहुँचता है। और अब हम बोल रहे हैं कि उज्ज्वला कनेक्शन से हमने घर घर तक गैस पहुँचा दी। तो उस गैस को पहुँचाने का इंतजाम जो है, सिलेंडर को पहुँचाने का इंतजाम तो उन लोगों के लिए किया ही नहीं। शहर वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गांव वालों के लिए ज़्यादा ना ही भाजपा ना ही कांग्रेस कर पाई। देखिए ऐसा है, जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हाँ, तो विश्व महाशक्ति के रूप में भारत आया है। हाँ, और आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, हाँ, हो सकता है वहाँ कुछ कमी रह गई होगी, कुछ हाँ, टेक्निकल दिक्कतें रह गई होंगी या हाँ, बातचीत में चीजें नहीं आ पाई है। हाँ, PMGSY के कारण पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ, पहाड़ के क्षेत्रों में, हाँ, हर जगह सड़क गई हुई है। हाँ, आप अन्य जगहों में चले जाइए, बागेश्वर जिले में प्रत्येक क्षेत्र हो, कपकोट हो, रीमा हो, आगे कांडा हो, और जो नीचे डपटी गांव हो, कई गांवों में सड़कें PMGSY से गई हुई हैं। और उसके जिला योजना में वहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष प्रमुख होते हैं, विधायक होते हैं, वो लोग रखते हैं। और कभी कभी मतलब ये मैं नहीं समझता हूँ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हर घर में सड़क पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। शहरों में काम हो सकता है, नहीं गांव में भी हुआ, लेकिन मैं दोनों को विभाजित कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। शहरों में बशर्ते बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, हाँ। लेकिन गांव के हिस्से में उसे क्या मिला? गांव वाले को हिस्से में कुछ नहीं मिला।
बिजली की कटौती इतनी ज्यादा है कि दिक्कतें बहुत हैं। सड़क है तो गाड़ियां नहीं है। नहीं, आपको जानकारी कम है इसमें। नहीं, मैं बिल्कुल गांव में जाता हूँ और गांव में ही रहता हूँ। मैं और गांव की ही बात अभी मैं बार बार कर भी रहा हूँ। एक बागेश्वर की पिथौरागढ़ की कोई लेडी जब प्रसव पीड़ा से जूझ रही होती है, उस वक्त उसके पास कोई साधन नहीं होता, अस्पताल होते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं, है ना। सड़क है, गाड़ियां नहीं है, बिजली है, आती नहीं है, पानी है, पता नहीं है। और वहाँ के जो आपके विधायकगण हैं और जनप्रतिनिधि हैं, वो भी देहरादून और हल्द्वानी जैसी जगहों पे बैठे हुए हैं। अब जब प्रतिनिधि करने वाला आदमी ही शहरों में अपना अड्डा जमा लेगा, तो गांव वाला कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, परिवर्तन हुआ है, लोग गांव में रह रहे हैं। आज हमारी आबादी अधिकतर गांव में रहती है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पलायन आयोग गठित भी किया था, उसके बारे में अभी जांच चल रही है, रिसर्च कर रहे हैं, लोगों के बारे में पता कर रहे हैं। मेरा भी दर्द है, पलायन नहीं होना चाहिए। पलायन होने से क्या, हमारे पहाड़ खाली हो जाएंगे। जब सारे लोग यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ रहेगा कौन? मेरा इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। मैं सोचता हूँ, देखिए सब काम करते हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत है, चाहे विधायक हो, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम करता है। अब तो विधायक निधि भी 5 करोड़ कर दी है। और दूसरी बात, जो हमारे सेंटर से जो पैसा आता है, चाहे पीएमजेएसवाई खत्म हो गया, पीएमजेएसवाई खत्म होने की स्थिति में इसलिए होगा कि सारा काम हो गया। और जंगलों को काट, अच्छा कुछ टेक्निकल दिक्कतें होती हैं, फॉरेस्ट की दिक्कतें होती हैं, और अन्य कुछ सीलिंग की दिक्कतें होती है। मैक्सिमम 80% मुझे जो लगता है, 80% गाँव में सड़कें पहुँच चुकी हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब सड़क पहुंच गई है तो बिजली भी पहुंचेगी, बिजली पहुंचेगी तो पानी पहुंचेगा। क्योंकि पहाड़ों में बेसिकली 2-3 समस्याएं वो रही हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है। पानी न होने के कारण, या जानवरों का, लोग कहते हैं कि भाई बंदर आ जाते हैं, या अन्य ये प्रकार के जानवर। मेरा इसमें एक व्यक्तिगत राय है, मेरी ये सोच है कि मतलब मैं भी कभी मौका मिलेगा बोलने का, मैं तो इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो हमारे जंगल हैं, चाहे वो अल्मोड़ा जिला हो, चाहे बागेश्वर जिला हो, चाहे पिथौरागढ़ जिला हो, चाहे नैनीताल जिला हो, उन जिलों में जो हमारे वन क्षेत्र हैं, उन वन क्षेत्रों में फलदार पेड़ लगा दिए जाए। ठीक है। यानी कि फलदार पेड़ 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख पेड़ लगाए जाए। यानी कि सेब का, जहाँ जैसा मौसम होता है, संतरा है, सेब है, और अन्य फल हैं, केले हैं, वो भी जंगल के इंटीरियर क्षेत्रों में, जिससे कि जानवर नीचे ना आ सके। भाई जब जानवर नीचे नहीं आएगा तो फसल को नुकसान नहीं होगा। ये तो कहना चाह रहे हैं आपकी पलायन क्यों हो रहा है। और अगर ऐसा हम कर देंगे, ऐसा करेंगे भी, ये योजनाओं में हम इसको रखेंगे, निश्चित तौर पे जब ये जानवर नहीं आएंगे तो उत्पादन होगा, फिर अन्य चीजें बनेंगी। आज होम स्टे की योजना पूरे पहाड़ों में लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए कितनी अच्छी मुख्यमंत्री जी हमारा करते हैं। जहाँ जिलों के दौरे में जाते हैं पहाड़ के, सुबह जनता के साथ इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि अधिकारी तो अपनी रिपोर्ट देता ही है, लेकिन जनता क्या करी, एक्चुअल बात उनके सामने भी निकल के आती है। उसी आधार पर तैयार करते हैं योजनाओं को। होम स्टे में रह रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसे लोगों को करना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, होटलियर व्यवसायी हैं उनको कुछ इनकम होगी। और ये जो हमारे पर्यटन में जो हमारे ये गाड़ियां हैं, इनको रोजगार मिले, भाई जी ट्रांसपोर्टेशन को फायदा मिलेगा जी, और वहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के समय लगता है। और हमारे भाई साहब तो अभी साल भर हुआ है। और मैं समझता हूँ, देखिएगा आप, उत्तराखंड पूरे भारत में नंबर 1 राज्य रहेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, कुछ चीज़ों में काम होना जरूरी है। जिस दिन पहाड़ में रुक जाएगा जी, जिस दिन प्रसव पीड़ा से किसी औरत की मृत्यु नहीं होगी जी, जिस दिन शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी पहाड़ के आदमी को शहर नहीं आना पड़ेगा। ऐसा रिपोर्ट मुझे नहीं लगता कि अब आती प्रसव पीड़ा से कोई, क्योंकि उसके लिए तुरंत व्यवस्थाएं होती है। अस्पताल हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। नहीं, अस्पताल तो है सर, बहुत सारे हैं, लेकिन डॉक्टर भी आ गए, बहुत कम है। डॉक्टर आ गए हैं, अभी आप दोबारा पता करिएगा। होता क्या है, रेफर ज्यादा होते हैं केसेस। मेरे जो मतलब, क्योंकि मैं हमारे भी रेगुलरली फील्ड में रहना होता है और पहाड़ को जानना होता है जी, तो है क्या नहीं कि रेफर जो केसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। डॉक्टर है, मान लो मैं आपकी बात से सहमत, चलो आपने डॉक्टर्स वहाँ पर दे दिए, लेकिन वहाँ पर ना आदमी डरता है, क्योंकि अगर इमरजेंसी के लिए कोई साधन नहीं है। देखिए पहला केंद्र अल्मोड़ा आ जाता है, वहाँ से सीधे सुशीला तिवारी। अब एक्चुअल में होता क्या है ना सर, कि सब लोग सुविधा भोगी हो गए जी।
अगर बुखार भी आ रहा तो सीधे दिल्ली जाते हैं। भाई हमारे पास डॉक्टर है ना, काबिल डॉक्टर है, आके तो देखिए अस्पताल में इंजेक्शन लगाने वाले लोग हैं, सर दर्द है, बुखार है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, या अल्ट्रासाउंड है, या फिर जो है बहुत भयंकर बीमारी है, उन सब के इलाजों के लिए पहाड़ों में डॉक्टर उपलब्ध हैं जी। लेकिन एक मानसिकता, उस मानसिकता को हमको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि सबने मकान यहाँ बना लिए जी, वही मानसिकता है। ये नगर निगम हल्द्वानी है सर? जी जी, सफाई होती होगी उसकी कभी कभी सर होती है। अबे लोग देखिए, नगर निगम तो अपना काम करता है। हाँ। अब लोग जो है डाल देते हैं उसमें, नगर निगम की क्या हुआ है तो साफ ही करते होंगे, हो सकता है रह गया हो। ठीक है, चलो, नगर निगम अच्छा काम कर रहा है। क्या पता वीडियो देखने के बाद हो जाए। नहीं, साफ करते ही हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सफाई है, सफाई अच्छी सफाई है, हमारे हल्द्वानी में अधिकारी कह लोग सकते हैं। काफी, इस जिले के जिलाधिकारी, सभी जिलों के जिलाधिकारी हो, चाहे कप्तान हो, आईजी हो, कमिश्नर हो, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ जी। और हर चीज को इनिशिएट लेते हैं। हर शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं और लोगों से मिलते हैं। हाँ। अधिकारी डायरेक्ट जाकर के चीजों को चेक कर रहे हैं। जी, तो ये सब चीजें हो रही है प्रदेश के अंदर। हल्द्वानी का जो ये पार्क है, अम्बेडकर पार्क, ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। जी जी जी। भारी संख्या में लोग, बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं, अलग अलग उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी पार्कों की जरूरत हर क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है, आपको भी लगता होगा ऐसा? हाँ, लगता तो है। देखिए कितना सुंदर पार्क बना रखा है और मैं शुरू से यहाँ आता हूँ। हाँ। और कम से कम नीवी आते हैं 500 से 1000 बच्चे खेलने आते हैं यहाँ सुबह शाम। हाँ। और देखिए इससे क्या है ना, जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो नशे वाला है, हाँ। जितना बच्चा यहाँ खेलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, हाँ। तो उतना वो व्यस्त रहेगा। हाँ। उतना पॉजिटिव उसको दिशा मिलेगी। हाँ। तो ऐसी पार्क और हल्द्वानी में, क्योंकि बनावट ऐसी है कि नई दिशा में हम बना नहीं सकते हैं। जहाँ जगह होगी भविष्य में बनाए जाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है। जी जी। और भी बहुत सारे पार्क बने हुए हैं, लेकिन ये एक जो है आदर्श पार्क कह सकते हैं, यहाँ पर आके आदमी खेल रहे हैं। हम आदर्श भी कह सकते हैं और लोगों का जुड़ाव भी इसको कह सकते हैं। और एक स्थान भी हम इसको कह सकते हैं। खेल के मैदान तो हर जगह होने चाहिए। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहाँ गोलापार। हमारे पास अन्य यहाँ मिनी स्टेडियम है। खेल तो हो ही नहीं रहे वहाँ, बहुत खेल होते हैं, टाइम लगता है थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से जब उसको मैंने देखा जी, कोरंगा जी, दुख बहुत हुआ। क्यों हो गया आपको? जितना शानदार वो बना हुआ है, उस हिसाब से वहाँ पर क्रियाकलाप हो नहीं पाए। देखिए अभी आपको पता नहीं, वहाँ कई प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं जी। और वो अभी क्रिकेट का मैं समझता हूँ बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा वहाँ। और ये सुनते आ रहे हैं 2018 से नहीं होगा, उसमें पूरा होने वाला है। होगा ना, अब होगा। अभी तक तो नहीं था लेकिन अब होगा। यही आशा है कि हो। विश्वास दिलाता हूँ होगा। होते ही है, तरणताल बना हुआ है, फुटबॉल होता ही है, बास्केटबॉल होता ही है, ताइक्वांडो होता ही है। कुछ चैंपियनशिप वहाँ पर जरूर हो रही है, अभी एक महिलाओं की चैंपियनशिप होने वाली है। चैंपियनशिप हो रही है। तो समय लगता है साहब किसी भी चीज को शुरू करने में। जिस हिसाब से जिस दिन चलेगा क्या गजब उसकी शान होगी। हम तो वही चाह रहे हैं कि ये चले और इसकी गजब शान हो। हल्द्वानी नहीं होगा एक नई पहचान निश्चित तौर पर होगा। जिस दिन चलेगा उस दिन मैं आपको लेके चलूंगा साथ में। अंतर्राष्ट्रीय मैच आपको साथ में इस योग्य बनेंगे कि आपको ले जाएंगे। राजनीति के भेंट चढ़ गया बोलते हैं वो पार्क? नहीं चढ़ा भेंट, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए खेल के क्षेत्र में मुझे लगता है कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा। खेल है, युवाओं का भविष्य है और हमने नारा भी दिया, खेलेगा युवा, मतलब खेलेगा युवा भागेगा भारत। है तो यानी कि युवा दौड़ेगा तो भारत चलेगा। हुआ दरअसल ये कि हम बीच में रिपोर्टिंग के दौरान वहीं स्टेडियम गए हुए थे जी। तो वहाँ एक सज्जन का कहना था कि अगर 2016 के बाद जो है कांग्रेस की सरकार होती तो यहाँ एक क्रिकेट मैच तो हो गया होता अंतर्राष्ट्रीय। नहीं, इस विषय को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं प्रयास करूंगा एक बार, क्योंकि उनके पास तो विषय जाता ही होगा। उन्होंने पहल भी की होगी। हो सकता है हमको जानकारी नहीं हो और कर भी रहे हो उसमें। खेल के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार हर कार्यक्रमों में जाते हैं। बैडमिंटन प्रतियोगिता हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, फुटबॉल के कार्यक्रम हो, और बड़ा वो खुद ही बैडमिंटन खेलते हैं। और अपने आप को फिट रखते हैं। एकदम
जो है फिटनेस की तो उनकी तारीफ हाँ काबिले तारीफ है। अब बताइए ना, पूरे देश में हाँ। सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री का खिताब कितना सौभाग्य की बात है इस प्रदेश के लिए है। तो वो खेल को बढ़ावा देते ही देते हैं। हाँ। हो सकता है कहीं कुछ जानकारी न हो। हाँ। और मैं समझता हूँ कि अब देहरादून का देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ जी, हुआ कि नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मैच खुद गए थे मुख्यमंत्री जी वहाँ। और ये भी बहुत जल्दी शुरू होगा और इसकी शुरुआत आपको आप ही के मुंह से मैं सुनूंगा कि कोरंगा जी शुरू हो गया। हाँ। बधाई हो आपकी सरकार को। ठीक है, बहुत बहुत बधाइयाँ भी है आपको। धन्यवाद। तो बहुत ज्यादा विकसित पहले से हल्द्वानी अब हो गया है जी। शहरों में गांव से लोग आने लगे हैं और शंकर कोरंगा भी क्या स्वयं को यहाँ का जनप्रतिनिधि अपना देखते हैं भविष्य में? तो हम तो इसको जनप्रतिनिधि के तौर पर तो नहीं देखेंगे, एक कार्यकर्ता होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं आपको एक विकास की पहल बताता हूँ। हाँ। मुख्यमंत्री जी माननीय धामी जी जैसी बने तो उसके तुरंत बाद एक ये घटना हो गई थी, पुल टूट गया था गोला पुल का जी। भूत हो न भविष्य थी, 15 दिन में पुल तैयार हो गया था। विकास की वानगी देखिए, 15 दिन के अंदर वो पुल तैयार हो गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो समय लगता है। वैसे ये पुल है काठगोदाम वाला, ये बहुत जल्दी बन के तैयार हुआ। मतलब जिससे हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, वो हमारे कार्यों को दिखता है ना। और हम भी सीखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। लोगों के बीच में जाना, सरलता के साथ रहना, काम करना। काम बोलता है व्यक्ति का, और भाषण से आप ठीक है बोल सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन आपका काम ही आपकी पहचान है। तो एक बार बताइए, हर जगह पोस्टर्स में, बैनर्स में, सोशल मीडिया में आपके साथ धामी जी रहते हैं जी। आज से नहीं जब से वो विधायक थे, या तब से भी नहीं जब वो विधायक नहीं थे, तो शुरुआत से अब तक जो संपर्क है, जो रिश्ते हैं, आज भी वैसे ही बरकरार हैं जैसे छात्र जीवन में हुआ करते थे? हाँ, वो तो हमारे बड़े भाई हैं, उनका स्नेह आशीर्वाद मिलते रहता है। और इस समय क्योंकि वर्किंग बहुत है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, पूरा प्रदेश देखना है, प्रत्येक कार्यकर्ता की वो चिंता करते हैं। मैं तो सामान्य छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ रहा हूँ, और मुझे वो स्नेह भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं। और जरूरी नहीं कि मैं 24 घंटे उनके सामने रहूं। उनका जो सपना है, जो वो चाहते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम दिन रात जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के काम करते हैं, छोटे छोटे काम करने का प्रयास करते हैं। एक अच्छी छवि सरकार की जनता के बीच में रहे, उसको जनता के बीच में रखने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी मेरे साथ, मतलब जब वो युवा मोर्चे में प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद फिर विधायक बने, राज्य मंत्री बने, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे और भाजपा के, और दूसरा अभी मुख्यमंत्री हैं। तो उनका जैसा व्यवहार पहले था वैसी व्यवहार आज भी है। बड़ा सामान्य व्यवहार है, मिलते जुलते हैं, प्रेम करते हैं, और पूछते रहते हैं। हर महीने खबर पूछ लेते हैं, भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो सबसे पूछते हैं। एक मैं अकेला में शंकर कोरंगा कोई बड़ी चीज नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के साथ शुरू में रहा, तो उनका सबसे प्रत्येक व्यक्ति उनका खास आदमी है। मतलब जिसको हम आजकल राजनीतिक भाषा में कहते हैं, हर कार्यकर्ता हो, मंडल का अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, वार्ड का अध्यक्ष हो, जिले का अध्यक्ष हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, सबके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर संवाद रखते हैं। अधिकारियों के साथ बराबर संवाद रखते हैं, और नीचे के आपके पटवारी से लेकर के ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक सबकी जिम्मेदारी तय करते हैं। और हमने काम किया, मेरा सौभाग्य इतना ही है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ जुड़ा रहा, शुरू से जुड़ा रहा, आगे भी जुड़े रहेंगे। और ऐसा कुछ नहीं, लोग बोलते रहते हैं, उसका कोई महत्व भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के लिए लंबे समय तक काम करें, 20, 22, 25 साल तक के मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हो, क्योंकि हर युवा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, महिलाएं चाहती है, बुजुर्ग चाहते हैं, सामान्य कारोबारी चाहता है, व्यापारी चाहता है, और निचले तबके का व्यक्ति चाहता है। वो हम बात करते थे अंत्योदय की, दीनदयाल जी जो कहते थे समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति की चिंता करना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी प्रकार से अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करने वाले व्यक्ति जी। तो ऐसे व्यक्ति का साथ होना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य जी। और आज
आज हमारी यात्रा भी एक सफल यात्रा हो गई है। हल्द्वानी के हर चोर में हम गए जी और वहां से शुरुआत होते हुए बहुत लंबी हो गई। जी जी। तो डेली का रूटीन है आपका या आज हमारे साथ ही चलें फिर? ना मैं रोज चलता हूँ। अच्छा। मैं लगभग 5 किलोमीटर सुबह चलता हूँ और 5 किलोमीटर शाम को। हाँ। शाम को समय नहीं हो पाता है। हाँ। जैसे कहीं इधर उधर चला गया तो गाड़ी से उतर करके कम से कम 1 किलोमीटर चलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। ये मेरा रूटीन में प्रयास रहता है, कोशिश करता हूँ जी। देखिए शरीर है तो सब कुछ है। अगर हम फिट रहेंगे तो चीजें अपना फिट रहेंगी। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि कार्यक्रमों में इधर उधर अन्य जगहों में जाने के कारण हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। हाँ। लेकिन जब भी मैं अब आप देखें ना, माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ। और रात को 1 बजे सोते हैं। हाँ। तो उसके बाद भी सुबह वो अपना जो ये मॉर्निंग वॉक है, जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, वो नियमित करते हैं। फिट है एकदम। मैंने कहा नहीं, उनसे हमको हर चीज सीखने को मिलती है। माननीय कोश्यारी जी देखिए एकदम फिट है। उनका देखिए कितना इस उम्र में भी वो काफी दौड़ रहे हैं। आपने देखिएगा कल बीच में वहाँ यहाँ से अल्मोड़ा से शुरू किया उन्होंने, रुद्रपुर से देहरादून आए, रुद्रपुर रहे, रुद्रपुर यात्रा में रहे, फिर पूरे उधम सिंह नगर में रहे, फिर चंपावत जिले में रहे, फिर पिथौरागढ़ जिले में रहे, बागेश्वर 8 बागेश्वर जिले में। यानी कि हम ये हमारे प्रेरणा स्रोत है और इनसे हमको कुछ ना कुछ सीखने की चीजें मिलती है। राजनीति में व्यक्ति को सीखना चाहिए और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है जी। और मैं प्रयास करता हूँ कि अधिकतर लोगों से सीखता हूँ। दूसरा, संघ की शाखाओं में 1 घंटे का हमको समय मिलता था। मैं तो स्वयं सेवक रहा, तो वहाँ हम अपना सूर्य नमस्कार से लेकर के और संधि योग, महायोग, तो ये सब करते थे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो वहाँ मैंने मेरे जीवन का प्रेरणा जो मिली मुझे ये शारीरिक करने की, वो शाखाओं से मिली जी। और मैं वहीं जाकर के एक्सरसाइज करता था, तो उसका एक रूटीन बना जी। और जो व्यक्तित्व का निर्माण है, जो विकार है, जो लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन है, बोलने का है, ये हमको वहाँ बौद्धिक विकास से मिला जी। यानी कि मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि मैं संघ की शाखाओं में जाता था शुरुआत से जी। क्योंकि उम्र होने के बाद धीरे धीरे समय कम हो पाता है, लेकिन जाते हैं, साप्ताहिक शाखाओं में चले गए, महीने की शाखाओं में चले गए। तो कहते हैं ना, खेल अगर कहीं नहीं होता पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा जो उसका जो मिक्सचर है, उसको हम कह सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वो शाखाओं में होता है जी। खेल भी होते हैं और शारीरिक व्यायाम भी होता है और आपका जो बौद्धिक विकास की देश क्या है, वातावरण क्या है, राज्य क्या है, और गांव ग्राम क्या है, और हमारे हिंदू संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, और हमारे सामाजिक समरसता क्या है। संघीय शाखाओं में एक चीज सिखाया जाता है, हमको बोला जाता है कि हम लोग अधिकतर नाम से पुकारते हैं, तो समरसता का भाव। दिनेश जी, सुरेश जी, रमेश जी और पवन जी, मतलब ये क्या है कि समरसता, सामाजिक समरसता सीखने का काम हमको, मतलब विभिन्न आयाम है। तो संघ तो एक वट वृक्ष है, उसकी इतनी शाखाएं हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, अन्य चीजें भी है। तो कहने का मतलब है सारा जीवन हमारा, मैं समझता हूँ, व्यक्तिगत मेरी अपनी राय है, मेरा व्यक्तिगत सारा जीवन और वही मेरी उत्पत्ति हुई है और उसी को बेस मानते हुए मैं आगे काम कर रहा हूँ राजनीतिक क्षेत्र। हल्द्वानी के मुख्य चौराहे में तिकुनिया चौराहा, जहाँ से अलग अलग दिशाओं को सड़कें निकल जाती हैं और विस्तृत हो जाता है हल्द्वानी जी। तो कितना विकसित हुआ हल्द्वानी, पहले देखें 2000 से 2023 तक। विकसित तो हुआ है। विकसित देखिए आपने, जगह जगह चौराहे पे आपने उतना बड़ा वो देखा पार्क। हल्द्वानी का सबसे बड़ा पार्क है, दीनदयाल चौक है, और मुखानी चौराहे पे आपका पूरा जो क्रॉसिंग होती थी वो रोक दी गई है। और सड़कें बहुत अच्छी साफ सुथरी बनी है, चौड़ी हैं सड़कें, और कुल मिलाकर के देखिए विकास तो हुआ ही है। और अभी हमारा ये नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट प्लान वहाँ लगाया है, कूड़ा जगह जगह उठ ही रहा है, सफाई अभियान हो ही रहा है। तो ठीक है, विकास हुआ है। विकास कांग्रेस के समय में भी हल्द्वानी में अच्छा विकास हुआ। देखिए कांग्रेस के समय में विकास तो होता, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा था। भाई जो सड़क 5 लाख की बनती थी या 20 लाख की बनती थी, वो सड़क में 10 लाख तो वही खा जाते थे, जो उनके
मैं इस बारे में श्योर नहीं कह सकता हूँ। सड़कें उखड़ जाती थी उनकी, नालियाँ उखड़ जाती थी और चीज़ें टाइम से लगती नहीं थी। और यहाँ तक मैं समझता हूँ बात करना जरूर बेहतर, अच्छी तरह बात करना, प्रेजेंटेशन कर देते थे, लेकिन काम नहीं होता। काम नहीं था। हमारे वहाँ काम होता है और हम लोग बोलते भी हैं और वो दिखता भी। भाजपा भी इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपने लोगों को काम देती है, अपने कार्यकर्ताओं को काम देती है। नहीं, कार्यकर्ताओं को तो देखिए स्वाभाविक रूप से काम देना ही चाहिए। अच्छा। कार्यकर्ता को इसलिए देना चाहिए अगर उस श्रेणी में आता है, अगर वो उस श्रेणी का ठेकेदार है या उस श्रेणी का व्यक्ति है, अगर वो काम कर रहा है तो कंपटीशन के आधार पर उसको भी देना चाहिए काम, जरूरी नहीं। और देखिए जो भी काम करता है व्यक्ति, उसका पार्टी से और अन्य जगहों से कोई मतलब ठेकेदार होता है जी। मेरी भाषा में कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको तुलना इससे नहीं करनी चाहिए कि वो कार्यकर्ता है कि दूसरा है कि तीसरा है। हाँ, अपने कार्यकर्ता के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है हर जगह, भाई वो हमारा बेस है, वो हमारा मूल है और वही इस पार्टी को नीचे से सींच रहा है और बूथ बूथ करके घड़ा बनता है। यानी कि बिल्डिंग तो तैयार हुई हमारी कार्यकर्ताओं से बनी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी हम लोग कहते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी हम लोग कहते हैं, तो ये तो मानना ही चाहिए। कार्यकर्ता ना हो तो फिर देखिए उससे चीजें जुड़ कर के एक बड़ी इमारत का निर्माण हुआ है और वो इमारत सबके सामने दिख रही है। क्या बात है। उनका इस फील्ड में बड़ा अच्छा हुआ है, मैं समझता हूँ पकड़ बहुत अच्छी है। क्या? और उन्होंने ये अभी अपने घर में G20 हो रहा है तो पूरी इसी प्रकार के हमारे कल्चर के नैनीताल भी बहुत सुंदर हो गया है। नैनीताल भी बहुत सुंदर किया है। उसमें DM साहब हमारे धीराज देवयाल जी, उनकी कंस्ट्रक्टिव सोच है और ये कल्चर को दिखाते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी जिले का जिलाधिकारी थोड़ा सा कलाकार हो, साहित्यिक हो, तो उनकी दीवारें जो है इससे सुंदर बन सकती हैं। उनकी सोच अच्छी है, पॉजिटिव सोच है और वो जानते हैं कि देखिए भागा दौड़ी भरी जिंदगी में थोड़ा मन को सुकून भी चाहिए और सुकून तब आता है जब ये चीजें हमको दिखती है। शहर में सांस्कृतिक विरासत देखना, कल्चर को देखना, पहाड़ों के कल्चर को देखना, तो हम सीखते भी, अनुभव भी होता है जी। यही अनुभव है जो हमें निरंतर आगे की तरफ ले जाता है। जी। नगर निगम सामने है जी, तो क्या मेयर की तैयारी इस बार है जोरों शोरों से? तो देखो, मैंने कहा ना, मैं तो कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के लिए क्या है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि संगठन तय करता है किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। हम तो काम करने वाले लोग और काम करने वाले व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो टिकट ही लें। अब जैसे ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, जो कहते थे, जो लोग मतलब ये मान के चलते कि चाय ही बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। कौन सी जगह में वो रहते थे, कैसा उनका जीवन रहा और आज देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको जो हम कह सकते हैं कि जो महापुरुष की श्रेणी, जो पुराने महापुरुष होते थे, उस महापुरुषों की श्रेणी में मोदी जी हैं। विश्व महाशक्ति के रूप में, एक नेता के रूप में इस देश के अंदर उनका नाम है। इस तरीके से भविष्य में देखिएगा पूजे जाएंगे, इतने उनका विराट व्यक्तित्व है। ऐसे हमारे कोश्यारी जी को देखिए, नामती चेटापगढ़ किन्नौर बागेश्वर जिले का अंतिम गांव है और उस गांव से वो आते हैं, पढ़ाई करते हैं, छात्र संघ से निकल के आते हैं, गांव का इलेक्शन लड़ते हैं और कॉलेज का इलेक्शन लड़ते हैं, MLC बनते हैं, विधानसभा का इलेक्शन जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री के बाद फिर लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं और महाराष्ट्र जैसे राज्य के गवर्नर बने। यानी कि गांव से निकल करके आने वाला व्यक्ति और एक सामान्य कार्यकर्ता। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, DDR के अंतिम गांव में, DDR के अंतिम गांव के रहने वाले हैं और उनके ये मान के चलिए कि मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि बिल्कुल वहाँ भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करी, यहाँ पढ़ाई की, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और लखनऊ विश्वविद्यालय से फिर यहाँ जो है अपना विद्यार्थी परिषद से जुड़े, संघ के जुड़ाव के
साथ साथ रहे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री। कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता कोई भी हो, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, गांव से निकला हुआ कार्यकर्ता हो, उसको भारतीय जनता पार्टी में स्थान मिलता ही मिलता है जी। ये मुझे लगता है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ जैसे कांग्रेस परिवार में है, भाई राहुल गांधी है, राजीव गांधी है, सोनिया गांधी है, मतलब गांधी परिवार ही चला रहा है साहब वहाँ। इधर मुलायम सिंह है, अखिलेश यादव है, शिवपाल यादव, वही चल रहा है। मतलब अन्य दलों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें कार्यकर्ता की ही चिंता होती है, और किसी को भी कहीं से भी मतलब काम करने वाले कार्यकर्ता को ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं जी। ये बहुत बड़ा मुझे तो सौभाग्य इस दल से जुड़ा हूँ जी, मेरी पहचान है जी। आज मैं यहाँ से लेकर के चाहे मैं किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे पहचान मेरी पार्टी ने दी है, यही मेरे लिए टिकट है, यही सब कुछ। ये कोतवाली और रोडवेज का हल्द्वानी का क्षेत्र जो शहरों को पहाड़ों से और महानगरों से जोड़ता है, ये हमारा हल्द्वानी है। और निरंतर हम ये कह सकते हैं कि हल्द्वानी प्रगतिशील है और लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव तथ्य जरूर होंगे, लेकिन वास्तव में हल्द्वानी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कुमाऊं का। जी जी बिल्कुल है, चाहे वो मंडी से रिलेटेड हो। देखिए औद्योगिक क्षेत्र में हल्द्वानी का बहुत बड़ा स्थान है जी, कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। जैसे देहरादून पूरे गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, वैसे हल्द्वानी भी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है जी। तो यहाँ उद्योग के क्षेत्र में, मंडी की आड़त हो या फिर शिक्षा का केंद्र हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो जी, और अन्य कई चीजों में ये क्या है कि माना जाता है, और फिर केंद्र बिंदु है। सभी लोग चाहे उत्तर प्रदेश की सीमाएं जुड़ी हुई है, बॉर्डर की सीमाएं जुड़ी हुई है, तो हल्द्वानी वैसे भी केंद्र बिंदु माना जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है, हर प्रकार का व्यक्ति यहाँ रहता है, और हर वर्ग का यहाँ पर वो भी है, मिलन केंद्र भी है। ये केंद्र बिंदु तो है, स्टेडियम है, अस्पताल है, बहुत सारी सुविधाएं। तो बड़ा शहर है तो स्वाभाविक रूप से अपना भी चीजें बड़ी हो जाती हैं जी। और कुमाऊं का द्वार है जी बिल्कुल। और अगर कोई पहाड़ का बच्चा जी जी पढ़ाई के लिए कहूँ या रोजगार के लिए कहूँ तो सबसे पहले हल्द्वानी ही आता है। रोजगार की बात आई गई है, भर्तियां तो खूब निकली है, लेकिन अभी नियुक्ति बहुत सारी चीजों की नहीं हो पाई है। अभी बड़ी मुश्किल से पुलिस की भर्ती हो पाई संपन्न। ये इसके लिए बीजेपी जो है वो धन्यवाद की पात्र है। 2014 की भर्ती जो है नहीं हो पाई थी, जो वो 2023 में, मतलब 2014 के बाद 2023 में पुलिस की भर्ती हो पाई। अब ऐसा है, जहाँ तक मैं आपको बताऊं, जो हमारा जो जितने रिटायर अब लोग होंगे, क्योंकि एक समय पीरियड होता है 60 साल 62 साल का, तो उसकी एक संख्या निर्धारित हुई है, और वो रोजगार उन लोगों को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, हमने जो आज भी लोगों को रोजगार मिला है, जो संविदा में लोग लगे हुए हैं, उपनल के माध्यम से लगे हुए हैं, हजारों लड़के रोजगार उनको मिला हुआ है। ऐसे रोजगार भी सीमित संसाधन है, और हमारा ये भी कहना है कि स्वरोजगार से भी लोग जुड़े हैं। अब जैसे होम स्टे की है या अन्य प्रकार के कई रोजगार हैं, कोई पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में जाता है, कोई जो है व्यवसाय में जाता है। तो कहने का मतलब है कि सीमित संसाधन है, व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, लेकिन जो रोजगार का पैटर्न है वो थोड़ा बदला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वरोजगार पे विशेष ध्यान दिया जाए जी, और जिससे कि आर्थिक नौकरियां सीमित रहें। हम एक जहाँ पर 5 व्यक्तियों की जरूरत है वहाँ 15 नहीं रख सकते, ये तो आप भी जानते हैं। और उस समस्या के समाधान के लिए स्वरोजगार एक बड़ी समस्या है। दूसरा, हमने जो उपनल के माध्यम से आधी तनख्वाहों में कम काम कर रहे हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं, तो उनको हालांकि कुछ न होने से कुछ अच्छा ही है, रोजगार कर रहे हैं, और समय आने पर वो भी उनको अगर चाहा कुछ लोगों का लंबा पीरियड होने के साथ उनको पक्का करने की स्थिति भी आती है। और जो नया रोजगार है उसके लिए स्पष्ट नीति जो अभी जो मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि भाई सख्त नकल कानून जो बनाया है,
जो नगर अध्यादेश लागू किया था और जो भर्तियां की हैं, अब उसमें सकता ही है तो एक्यूरेट भर्ती होगी और धीरे धीरे भर्तियां खुलेंगी, चाहे वो पुलिस में हो, प्रशासनिक क्षमताओं में हो और आपके स्वास्थ्य विभाग में हो। भर्तियां खुल रही है और भर्तियां होंगी भी और वो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिल रहा है प्रॉपर सब जी। तो मुझे लगता है कि आज हमारी बहुत सारी बातों के साथ साथ एक लंबी यात्रा भी संपन्न हो गई है। मुखानी से हम निकले थे गंगा पंचक्ती चौराहे होते हुए काड़ूधाम से दुनिया नंदा रोड होते हुए फाइनली हल्द्वानी का केंद्र बिंदु कालू सिद्ध मंदिर ऐसे क्रॉस करते हैं जी। तो ये एक यात्रा रही और इस बीच में बहुत सारी चीजें जानने को भी मिले, पक्ष विपक्ष भी हुआ, कटाक्ष भी हुए और उन कटाक्षों के साथ साथ आइए आ जाता सामने ऐसे घूम जाएंगे भी। तो फाइनली हम काला डूंगी चौराहा कालू सिद्ध मंदिर पर पहुंच चुके हैं और आज बहुत सुलभ वार्ता रही, वाद विवाद रहे, सवाल रहे, जवाब रहे और फाइनली बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आशा उम्मीद है कि ऐसे ही जो मुलाकातें हैं वो आगे भी होते रहे। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं घूमता ही हूँ, आपसे कुछ चीजें सीखने को मिली जी और कुछ चीजों की जानकारी भी मिली। हाँ बहुत अच्छा लगा और मैं तो आपके चैनल को, पगडंडी चैनल को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट करते हैं जी और मूल चीज को पकड़ते हैं, बेसिक बात करते हैं और धीरे धीरे उसको एक स्टेज तक ले जाते हैं जिससे लोगों को समझने में आसानी हो जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि पगडंडी चैनल जो है राष्ट्रीय चैनल बन जाए, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपका प्यार है, सपोर्ट है और इसी तरह से यात्राएं जारी रहेंगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली ये वॉक विथ यू का जो पहला एपिसोड था वो आपने देखा। कोशिश है ऐसे ही कुछ एपिसोड आपके बीच में लाने के जो समाज पे लोग काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर फर्स्ट स्टेप उठा रहे हैं, वहां से लेकर ऊपर तक कोशिशें जारी हैं। आपका आशीर्वाद प्यार ऐसे ही मिलता रहे। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। धन्यवाद।